The principle of superposition states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. The force between two charges is not affected by the presence of the force between other two charges is not affected by the presence of other charges. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो हमें क्या करना है, और किसी एक पॉइंट पर हमें चार्ज निकालना है, या किसी एक चार्ज पर हमें सारे चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हम पहला एक चार्ज को तो फिक्स कर देंगे और फिर ये कहेंगे कि दूसरा वाला जो चार्ज है वो पहले चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है. ठीक है, हमने पहले चार्ज को फिक्स कर दिया तो फोर्स आ गई हमारे पास. फिर हम क्या करेंगे, तीसरे वाले फोर्स से निकालेंगे कि तीसरे वाला फोर्स पहले वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, तीसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है. फिर ऐसे ही चौथे और पहले के बीच में कितना फोर्स, फिर पांचवें और पहले के बीच में, फिर छठे और पहले के बीच में. ऐसे मान लीजिए 10 है हमारे पास, तो 10 के 10 पेयर निकाल के सबको ऐड कर देंगे तो वो जो टोटल चार्ज आएगा उसी को हम ये कह देंगे कि ये नेट चार्ज आ गया. ठीक है, और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब यहाँ पर जैसे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज गिवन बाई. तो ये टोटल फोर्स कैसे निकाला जाएगा, ये ऐसे निकलेगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल F1n वेक्टर. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस थे, तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अच्छा, अब देखिएगा, where F12 वेक्टर, F13 वेक्टर डॉट 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 टिल F1n वेक्टर आर द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय द इंडिविजुअल चार्जेस Q2, Q3, Q4 डॉट 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 टिल Q1 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो F12 वेक्टर क्या हो गया, जो चार्ज नंबर 2 यानी कि Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है. F13 क्या हो गया, जो Q3 Q1 पर फोर्स लगा रहा है. F14 क्या होगा, जो Q4 Q1 पर लगा रहा है. और F1n क्या हो गया, जो Q1 Q1 पर लगा रहा है. तो हमने क्या करा, सारे के सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है चार्ज 1 पर, उन सबको एक 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 करके निकाला और सबको ऐड कर दिया. ये काम करना होता है. उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज. अब ना एक डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पर, नेक्स्ट पेज पर आप डायग्राम देख सकते हो. डायग्राम ऐसे है, इधर है y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस दे रखा है. अब इसमें हमने क्या करा, इसमें ना हमने ये कह दिया कि एक चार्ज है इधर Q2, एक चार्ज इधर Q2 है. ठीक, तो इसमें ग्राफ दे रखा है, साथ में आप चाहे तो बना लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी. इधर तो Q2 है और इधर दे रखा है Q3. ठीक है, Q2 और Q3, और यहाँ पर इस तरफ दे रखा है एक चार्ज Q1. तो 3 चार्जेस हैं. वैसे कितने हो सकते हैं, n चार्जेस हो सकते हैं. हमने 3 चार्जेस दिखाए. अब मैं ये कहता हूँ कि इनमें मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ कि Q1 पर कितना फोर्स है. तो उसके लिए क्या करना होगा, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है. एक तो Q2 को ओरिजिन से ज्वाइन करो. तो जब भी किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट चार्ज. गुड इवनिंग. तो जब भी किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना होता है तो उसे हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं. तो हमने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया ऐसे. सिमिलरली इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया ऐसे. ये दोनों ओरिजिन से ज्वाइन हो गए. ओरिजिन से जब हमने ज्वाइन करा तो जैसे मैंने Q2 को ओरिजिन से ज्वाइन करा है तो इसके वेक्टर को आप बोल दीजिए, पोजीशन वेक्टर को R2 वेक्टर. Q3 को ओरिजिन से ज्वाइन करा है तो इसको बोल दीजिए R3 वेक्टर. अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना लग रहा है और इसकी वजह से इस पर फोर्स कितना लग रहा है. तो हम क्या करेंगे कि Q2 और Q1 इन दोनों के बीच का, Q2 और Q1 इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप R21 ले लो या R12 ले लो, वो आपकी मर्जी है, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. NCERT में एक्चुअली हम किस तरीके से लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ. जैसे
हमने ना कूलम्ब्स लॉ को भी वेक्टर फॉर्म में करा था, तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है, और हमें जब भी कभी सॉल्यूशन करना है, डेरिवेशन करना है, एनसीईआरटी के हिसाब से करना है, नहीं तो मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो हम ना ऐसा देखते हैं कि जैसे इधर ए है पॉइंट और इधर बी पॉइंट है, तो अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूँ और मैं वेक्टर निकालना चाहता हूँ उसका, तो हम उसको ए बी वेक्टर बोलते हैं, हम उसको ए बी वेक्टर बोलते हैं। और जब उसके डिस्टेंस वेक्टर की बात करी जाती है, ये तो उसका वेक्टर हो गया, जब डिस्टेंस वेक्टर की बात करी जाती है तो आपकी मर्जी है, फिर आप उसको चाहे तो आर ए बी वेक्टर बोल दो और चाहे आप उसको आर बी ए वेक्टर बोल दो। ज़्यादा सही ये वाला होता है आर ए बी वेक्टर, क्योंकि इसमें एक क्लैरिटी रहती है कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कर रखा है इसको, ये जो Q2 है ये Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, ये Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो कायदे से मुझे उस डिस्टेंस वेक्टर को जो यहाँ से यहाँ तक है, उस डिस्टेंस वेक्टर को मुझे बोलना चाहिए था R21 वेक्टर, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है उसको R21 बोलना चाहिए था क्योंकि 2 से 1 जा रहे हैं, इन्होंने उसको R12 बोला है, R12 कैप। R12 कैप मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ठीक। अच्छा, अब इन्होंने 21 को 12 बोला है, तो आप कहेंगे ये तो यार गड़बड़ हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि अगर मैं ए बी बोल रहा हूँ और बी ए बोल रहा हूँ तो दोनों में फ़र्क है, वेक्टर डायरेक्शन के लिए ही तो होता है, डायरेक्शन ही उल्टी हो गई फिर तो, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो वो क्यों है, ये ठीक क्यों है, ये भी अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। अच्छा, दूसरा, अब Q3 से Q1 की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, कायदे से हम Q3 से Q1 की तरफ फोर्स जब लग रहा है तो उसको हमें R31 बोलना चाहिए, लेकिन इसको भी R13 बोल दिया, R13 कैप बोल दिया। तो अब इस पर जो फोर्स लग रही है, तो फोर्स किस पर लग रही है, फोर्स लग रही है चार्ज 1 पर, लग किसकी वजह से रही है, 2 की वजह से, तो क्या लिया उसको F12 वेक्टर, तो ये हो गया F12 वेक्टर। ये इस डायरेक्शन में ये क्या हुआ, 1 पर किसकी वजह से लग रही है, 3 की वजह से, तो F13 वेक्टर। इन दोनों का वेक्टर सम कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर से इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो और इस वेक्टर से इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे, ये हो गया। तो इन दोनों का वेक्टर सम ये निकल के आया इसको बोल दिया हमने F1 वेक्टर। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब सिस्टम में केवल और केवल 3 ही चार्जेस हैं, ठीक है, Q1, Q2 और Q3। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ पर कि ये R12 कैप और R13 कैप सही कैसे हैं। असल में ऐसा होता है कि कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो मैं नहीं जानता कि वो पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं या सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस हैं। जो हम कूलम्ब्स लॉ लेकर चल रहे थे, कूलम्ब्स लॉ में हमने जो सिस्टम एज्यूम करा था 2 चार्जेस का, वो हमने दोनों अलग अलग तरीके से एज्यूम करा था कि एक बार हमने ये माना था कि दोनों जो चार्जेस हैं वो दोनों के दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, तब भी वो रिपेल करेंगे। और एक दूसरा केस हमने देखा था कि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो वहाँ पर हमने इस तरीके से हम लेकर चले थे, लेकिन यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सब पर लगेगा, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे मान लीजिए ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो, है ना, सब पर लगेगा। तो एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो R12 कैप भी हो सकता है, R21 कैप भी हो सकता है, ऐसे ही R13 कैप भी हो सकता है, R31 कैप भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दोनों के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होने वाली है या रिपल्सिव होने वाली है। तो ये जनरल करा गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे वेक्टर के हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो गलत लिखा हुआ है ये R12 कैप, है ना। वो कब, क्योंकि मैं Q2 और Q1 मुझे नहीं पता कि इनका जो है साइन क्या है। अगर Q2 और Q1 दोनों का साइन अगर पॉजिटिव है तो फिर ये R12 कैप गलत लिखा हुआ है। तो अगेन वही कंडीशन है, इफ वाली कंडीशन आ गई है यहाँ पर, तो आप इसको R12 कैप और R13 कैप इसी तरीके से इसको याद रख लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे साइन का नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के डेरिवेशन में ही देखने को मिलेगा, समझ गए। जब भी भाई हम 2 से 1 तक जा रहे हैं, जैसे हम A से B तक जा रहे हैं, तो उसके वेक्टर को AB वेक्टर कहा जाता है ना, BA तो नहीं कहते ना। तो जब हम 2 से 1 तक ये फोर्स ऐसे लग रही है, 2 1 पर लगा रहा है रिपल्सिव फोर्स, तो फिर इसको मुझे 2 1 कैप बोलना चाहिए था। यूनिट वेक्टर अगर है तो 2 1 कैप बोलना चाहिए था। 1 2 कैप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन है, हमें इनके साइंस का नहीं पता। क्लियर है मेरी बात। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा।
अब आप देखिएगा यहाँ पर ये है पेज नंबर 16 जो आपको दूसरा वाला PDF भेजा है उसमें है पेज नंबर 16 पर बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है F12 वेक्टर। F12 वेक्टर तो वेक्टर को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। F12 क्या हो जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड कितना होगा Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R12, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ R12 का मैग्नीट्यूड लिख दो, R12 का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, और फिर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये वाली, तो डायरेक्शन ये वाली क्या हो गई R12 कैप, ये हो गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए। अब इसी तरीके से मैं F13 कैप निकालूंगा, F13 वेक्टर यानी कि ये वाला वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड R13 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और उसके अलावा R13 कैप इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास 3 ही चार्जेस थे, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज therefore total force on charge Q1 is on charge total force on charge Q1 is, उसको हम बोल देंगे F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, प्लस F13 वेक्टर। तो यहाँ पर इसको कैसे कहेंगे कि भाई F12 वेक्टर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R13 कैप, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सिस्टम में सिर्फ 3 ही चार्जेस हैं। इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ n point charges, if the system consists of n point charges, then F1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब आप ये देखिए अगर n पॉइंट चार्जेस होंगे तो मैं इसमें जो है मुझे एक चीज़ तो ये दिखाई दे रही है ना कि हर एक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर एक में कॉमन आ रहा है। ठीक है, दूसरा Q1 इसमें भी आ रहा है, Q1 इसमें भी आ रहा है। आप ये देखिएगा कि अगर हमारे पास n पॉइंट चार्जेस होंगे तो n पॉइंट चार्जेस में मुझे ये देखना होगा, जैसे यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर है Q1 Q2, इधर है Q1 Q3, अगले में होगा Q1 Q4, अगले में होगा Q1 Q5, ऐसे करते करते Q1 Qn ये होगा। भाई पहले में Q1 Q2 के सेकंड और फर्स्ट के बीच में फोर्स कितना, फिर Q1 Q3 थर्ड चार्ज और फर्स्ट चार्ज के बीच में फोर्स कितना, फिर Q1 Q4 फोर्थ चार्ज और फर्स्ट चार्ज के बीच में फोर्स कितना, ऐसे होगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इधर, और फिर हमने Q1 कॉमन ले लिया। ठीक, तो जब हमने ऐसे Q1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा Q2 अपॉन R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R12 कैप, ठीक है, प्लस Q3 अपॉन R13 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R13 कैप, प्लस डॉट 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 ऐसे Qn अपॉन R1m के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R1m कैप,
और ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। ये करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इसका एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि ये वाली जो टर्म है ये तो रिपीट हो रही है, तो सेम है, लेकिन इसमें बस ये चेंज हो रहा है, इधर 2 और 2 ये चेंज हो गया। फिर इसमें क्या हुआ, 2 की जगह जहाँ जहाँ 2 था वहाँ 3 आ गया, 3 3 3। ऐसे ही अगले में आएगा 4 4 4। ऐसे यहाँ पर क्या आ रहा है, n n n। तो आप क्या करें, जो टर्म बार बार चेंज हो रही है उसकी जगह आप लिख लें आई क्या हो गया, एक वेरिएबल टर्म हो गया। और वो वेरिएबल टर्म कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो इसमें हमने समेशन लगा दिया समेशन लगा दिया इस तरह से। आप ये देखिएगा, f1 वेक्टर इज इक्वल टू q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर समेशन का साइन लगा दो। समेशन मतलब सिग्मा। i इज इक्वल टू 2 से कैपिटल है, i इज इक्वल टू 2 से कैपिटल है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे qi अपॉन यहाँ क्या लिखेंगे, r1i के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे, r1i कैप, r1i इसका कैप। ये हो गया। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ गया कि ये 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 2 है, बस 2 है। पहला वाला टर्म 2 है, दूसरा वाला टर्म 3 है, तीसरे वाले में ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर n तक हम पहुँच जाएंगे। तो 2 से हमको स्टार्ट करना है, n तक जाना है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ पर अगर हमसे डिस्टेंस की बात करी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब डिस्टेंस की बात करी जाएगी तो इसको कैसे लिखेंगे, f1 वेक्टर इज इक्वल टू q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, q1 माइनस q2, मतलब यहाँ से r12 है, वैसे तो हम उसको r2 माइनस r1 लिखते हैं, पर इसमें क्योंकि उल्टा ही लेकर चल रहे हैं तो इसको आप r1 माइनस r2 लिख लेना। ऐसे कर लीजिए। अगर इस वाले को देखें ना, तो इस वाले को ऐसे देखा जा सकता है, q2 तो q2 ही रहेगा। ठीक है, r12 को क्या लिखेंगे, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और इधर क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वो क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक, प्लस इसी तरह से अगला टर्म q3 अपॉन r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर, ये तो वेक्टर हो गया, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मतलब r1 वेक्टर माइनस r3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिख दिया, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा, q1 अपॉन r1 वेक्टर माइनस rn वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू r1 वेक्टर माइनस rn वेक्टर अपॉन r1 वेक्टर माइनस rn वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ब्रैकेट क्लोज। अब फिर वही चीज़ दिखाई दे रही है कि सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, ये q2 है, फिर ये q3 है, फिर ये qn है। एक तो ये, दूसरा r1 पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन r2 ये हो गया, फिर r3 ये हो गया। तो इसको क्या करा जा सकता है, f1 वेक्टर इज इक्वल टू q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, और नीचे इसका स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का, इधर मैग्नीट्यूड की पावर 1 है तो मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया। ये हो गया r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। समझ गए। अगला टर्म प्लस
Q3 into R1 vector minus R3 vector अपॉन R1 vector माइनस R3 vector के मैग्नीट्यूड का Q प्लस डॉट 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 Qn into R1 vector माइनस Rn vector अपॉन R1 vector माइनस Rn vector के मैग्नीट्यूड का Q ब्रैकेट क्लोज। अब इसको भी जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन के तौर पर यानी कि समेशन के फॉर्म में अगर इसको भी लिखना हो तो इसको भी लिखा जा सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसे तो आसान है लेकिन इसको ना करके दिखाना होता है, तो इसलिए ये सब मैं आपको करवा रहा हूँ। डेरिवेशन इसका पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको जनरलाइज्ड वे में जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, समेशन लगा देंगे यहाँ पर भी, और F1 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर समेशन I इज इक्वल टू, फिर वही 2 से स्टार्ट हो रहा है, I इज इक्वल टू 2 टू कैपिटल N, और फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि QI इंटू R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, ठीक है, और अपॉन R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये हो गया, ठीक है। भाई I बार बार चेंज हो रहा है, पहला टर्म क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस I की वैल्यू 2 डाल दीजिए, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब, और Q2 प्लस समेशन का मतलब ही होता है एडिशन, मतलब प्लस, तो प्लस करेंगे तो पहले 2 हम ले चुके हैं, फिर 3 लेंगे तो Q3 इंटू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ऐसे ही फिर 4 आ जाएगा, ऐसे ही फिर 5 आ जाएगा, और करते करते कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। बस यहाँ आपका ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फाइनली कंप्लीट हुआ। समझ गए, क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद मैंने ना 3 न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं भाई, तीनों ही न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तीनों ही न्यूमेरिकल देखिए ऐसा होता है इसमें, ये वाला जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाला, तो इसमें एक तो ट्राइंगल वाले न्यूमेरिकल, जैसे अभी जो मैंने ये 3 न्यूमेरिकल इसमें इंक्लूड करे हैं ये ट्राइंगल वाले हैं, या तो ट्राइंगल वाला न्यूमेरिकल आता है या स्क्वायर वाला न्यूमेरिकल आता है, दोनों में से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल पक्का मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो मैंने ये 3 ट्राइंगल वाले न्यूमेरिकल डाले हैं। स्क्वायर वाला न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इसके बाद अगला टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, वो करवाऊंगा मैं आपको। तो सिर्फ न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। फर्स्ट देखिएगा, ये नोट कर लिया, ठीक है। देखिए जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, जो आपको पीडीएफ भेजी हुई उसका लास्ट पेज है, ये पेज नंबर 6 ऑफ दैट पीडीएफ, और नोट्स का पेज नंबर 18 है। तो इसमें है कंसिडर 3 चार्जेस Q1, कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle? Placed at the centroid of the triangle. Centroid क्या होता है ये समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले तो सेंट्रॉइड आपको बता देता हूँ मैं कि सेंट्रॉइड क्या है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्वेश्चन जो है, मतलब ट्राइंगल का क्वेश्चन अगर वैसे तो इक्विलेटरल का आएगा, अगर इक्विलेटरल का नहीं आया, उनको मामूली सा टफनेस उसका बढ़ाना हुआ तो फिर वो क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी और दूसरा ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन यहाँ नहीं आने वाला, यहाँ तो आइदर इक्विलेटरल या फिर आइसोसेलेस। एक बार आया था आइसोसेलेस का, नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इक्विलेटरल ही है। अच्छा, इक्विलेटरल में ना मुझे 2 चीज़ें पता चल जाती हैं, एक ये तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, और दूसरा ये तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी। और एक खास प्रॉपर्टी और होती है इक्विलेटरल की, तो ये जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं ये करने से पहले तो ना इक्विलेटरल ट्राइंगल पर आ जाओ, क्योंकि मैं ही मानकर चल रहा हूँ कि पुरानी चीज़ें आप सारी भूल चुके हैं, तो मैं पुरानी चीज़ें आपको दोबारा से बता दूँगा, ठीक है। तो लिखेंगे अपने जो आपके नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखेंगे अबाउट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल,
अबाउट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी, तो पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। साइड की लेंथ कितनी भी हो, लेकिन जो ये एंगल्स हैं ये 60 डिग्री फिक्स हैं, तीनों एंगल इक्वल होंगे। दूसरा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। तीसरा द पॉइंट where all the medians intersect is called centroid। सेंट्रॉइड, ठीक है। अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको मीडियन भी नहीं पता, तो अगला लिखेंगे मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल bisects the side on which it is dropped। अभी इस ट्राइंगल के अंदर ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे बस, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको मोस्टली याद आ रही होंगी या फिर पता ही होंगी आपको, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द साइड ऑन विच इट इज ड्रॉप्ड। फिफ्थ लिखिएगा इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मीडियन is also the altitude। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है? बेस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है, केवल आइसोसेलेस में नहीं होता, ठीक है। आइसोसेलेस में सिर्फ एक होता है, वो मैं आइसोसेलेस के क्वेश्चन में बता दूंगा, अभी नहीं। इक्विलेटरल में आप जितने भी मीडियन डालेंगे सारे के सारे ऑल्टीट्यूड की तरफ बिहेव करेंगे, अभी बताता हूँ उसमें। छठा लिखिएगा the centroid of a triangle मतलब मैं इक्विलेटरल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल बात कर रहा हूँ। the centroid of a triangle bisects the median in the ratio, क्या होता है रेशो? 2:1 in the ratio 2:1। तो भाई ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि ये आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहला ये बताने की जरूरत नहीं है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों इक्वल होंगे, 60 डिग्री के इक्वल होंगे, ये पता ही है। तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ये पता ही है। द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मीडियन पर आ जाइए। मीडियन क्या करेगा? अगर ए से मीडियन ड्रॉप कर रहे हैं तो वो जो मीडियन है वो इसको और इसको डिवाइड कर देगा। मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। अगर बी से मीडियन ड्रॉप कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल होंगी। अगर सी से मीडियन ड्रॉप कर रहे हैं तो वो क्या करेगा? ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। ये तो मीडियन हुआ। उसके बाद मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द साइड ऑन व्हिच इट इज ड्रॉप्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मीडियन इज आल्सो द ऑल्टीट्यूड, यानी कि बेस एंगल 90 डिग्री। तो मीडियन जो है सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये होता है कि वो जहाँ पर गिरता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बाकी किसी ट्राइंगल में नहीं होता है, याद रखना। आइसोसेलेस में सिर्फ एक केस बनता है, वो तो पता होगा। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द मीडियन इन द रेशो। तीनों मीडियन जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोल दिया जाता है, जी। तो ये जी क्यों बोल दिया जाता है? ऐसे बोलते हैं कि ए बी सी ये हो गया, और इस वाले पॉइंट को बोल दिया डी, इसको बोल दिया ई, इसको बोल दिया एफ, इसको बोल दिया जी, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके अलावा कि अगर मैं इस मीडियन की बात करूं तो रेशो होता है 2:1। इसकी बात करूं तो ये भी 2:1 इस रेशो में डिवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चंस पर, ठीक है।
क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge capital Q with the same sign as a small q placed at the centroid of the triangle? तो सबसे पहले उन्होंने बोला कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side L. तो तीन वर्टिसेस होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तीन वर्टिसेस, तो ए बी सी ये हो गया। अब हमने क्या करा कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q ए पर, ऐसे ही बी पर एक चार्ज रखा हुआ है वो भी स्मॉल q, तीनों, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q, तो Q1, Q2, Q3 लिखना फिर कोई समझदारी नहीं है, सिर्फ Q ही लिख दो, है ना। यह है C और C पर भी चार्ज कितना है Q। अच्छा, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q विद द सेम साइन एज Q। तो हमने क्या करा, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव मान लिया, तो तीनों सेम चार्जेस रखे हुए हैं यहाँ पर। और उन्होंने बोला कि एक चौथा चार्ज भी रखा जाएगा कैपिटल Q with the same sign as small q placed at the centroid of the triangle। तो भाई सेंट्रॉइड बना लो। ये सेंट्रॉइड है G और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज कैपिटल Q। मैं पॉइंट को A B C D इस तरह से लिख रहा हूँ और जो चार्ज है वो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ऐसे मैंने कर दिया। तो अब क्या है कि अब आप ये देखिएगा कि जब ये और ये दोनों ही सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों का साइन सेम है, तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। इन्होंने फाइनली आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज q विद द सेम साइन प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑन G ड्यू टू A, मतलब G पॉइंट पर, A पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसकी वजह से जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पर F12 का मतलब क्या बोला था कि 2 की वजह से 1 पर फोर्स, इसी तरह से A की वजह से G पर फोर्स, इसको क्या बोलेंगे FGA वेक्टर। ठीक है, FGA वेक्टर को क्या बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q, Q1 Q2 स्मॉल q कैपिटल Q और अपॉन r², और इसका डायरेक्शन लिख लेना अलोंग AG वेक्टर, अलोंग AG लिख लो, ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अलोंग AG, A से G तक ये डायरेक्शन होगा, ये क्लियर है। हाँ, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, मैंने ऐसे एरो बना दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फोर्स ऑन G ड्यू टू B, इसको क्या बोलेंगे F GB वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r²। यहाँ पर हम लिखेंगे कि चलो बाद में लिखवा दो, डायरेक्शन क्या हो जाएगी B से G की तरफ, अलोंग BG, ये डायरेक्शन हो गई B से G की तरफ, रिपल्सिव फोर्स हो रहा है। फिर फोर्स ऑन G ड्यू टू C, तो ये क्या हो जाएगा FG C वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखना अलॉन्ग सी जी। ये हो गया। तो ये तीनों फोर्सेस हो गई। अब मेरे पास तीन अलग अलग फोर्स आ गई। जब तीन अलग अलग फोर्स मेरे पास आई हैं तो मैं क्या करूँगा, ये जो तीनों अलग अलग फोर्सेस हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे ताकि नेट फोर्स आ जाए, टोटल फोर्स आ जाए। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन जी इज इक्वल टू एफ जी ए वेक्टर प्लस एफ जी बी वेक्टर प्लस एफ जी सी वेक्टर। तीनों में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 1/4 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। 1/4 क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, और उसके बाद ऐड क्या होंगे, ऐड होंगे इनके यूनिट वेक्टर्स। तो वो किस तरीके से ऐड होंगे देखिएगा। जो मैं अलॉन्ग ए जी बोल रहा हूँ, अलॉन्ग ए जी का मतलब क्या हो गया, जिसको मैं लिख दूंगा ए जी कैप। अलॉन्ग ए जी का मतलब हो गया ए जी कैप। तो ए जी कैप का मतलब क्या हुआ, ए जी कैप का मतलब ये हो गया कि ए जी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। जब भी मैं डायरेक्शन लिखता हूँ तो इसका मतलब मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन ही डायरेक्शन बताता है। क्लियर है, ठीक है। ए जी कैप बोल दिया, प्लस इसको अलॉन्ग बी जी को क्या बोल देंगे, बी जी कैप। अलॉन्ग सी जी को क्या बोल देंगे, सी जी कैप। ठीक है। अब इतना करने के बाद में हम ये कहेंगे, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, इसको मैंने लिख दिया जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये हमारा कौन सा फोर्स था, एफ जी ए वेक्टर, बल्कि ये वेक्टर लिखो आप, लिखो ए जी कैप, इधर लिखो बी जी कैप, और इधर लिखो सी जी कैप। ए जी कैप, बी जी कैप, सी जी कैप। यहाँ तक क्लियर है। ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इनके बीच में एंगल कितना बनेगा बताएंगे, 120 डिग्री हर पेयर के बीच में बन रहा है कि नहीं, ये समझ रहे हैं। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, याद है, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। समझ गए 120 डिग्री कैसे बन रहा है, ठीक है। 120 डिग्री ऐसे बन रहा है कि इस लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड कर दें ऐसे, ठीक है, और इस वाली लाइन को अगर हम इस तरीके से देखें कि ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो ये एंगल बनेगा, ये हमारा इस तरह से अगर मैं ऐसे देखूँ ना, ये 60 है, ये कैसे बनेगा, ये 120 डिग्री ही बनेगा। और अगर क्लियरली इसको समझना है मैं बताता हूँ ये 120 डिग्री बना कैसे। ये मैं डालूँ यहाँ से, हमें ये मालूम है किसी भी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन के अलाउंग कितना भी एक्सटेंड करा जा सकता है, किसी भी वेक्टर को पैरेलली कितना भी शिफ्ट करा जा सकता है। वेक्टर को जैसे ये डायरेक्शन है ना वेक्टर की, तो इसको आप इधर ले जाओ पैरेलली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे ले जाओ पीछे ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब जरा देखें कि जैसे मैं बी जी कैप की बात करता हूँ, ठीक, तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, इसको अगर मैं पीछे खींच लेता हूँ ऐसे, इसको तो ऐसे बने रहने दो, ये क्या हो गया, ए जी कैप, इसको लिख दीजिए ए जी कैप, ठीक है। इसको तो ऐसे बना रहने दो, और ये जो बी जी कैप है इसको पीछे खींच लो, ठीक। ये चलिए बी जी कैप को ऐसे ही रहने दो, बी जी कैप को ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो सी जी कैप है, इस सी जी कैप को आप थोड़ा सा पीछे खींच लीजिए। सी जी कैप को मैंने थोड़ा सा
ऐसे ड्रॉ कर लिया, ऐसे, ये हो गया सी जी कैप, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इस बी जी कैप को पैरेलली ऐसे शिफ्ट करूँ ना और इससे मिलाने की कोशिश करूँ तो बी जी कैप पैरेलली ऐसे आ जाएगा, इस तरह से। मैं इसको पैरेलली अगर ऐसे लेकर आऊँ तो बी जी कैप बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगा। इसको हटा सकते हैं यहाँ से। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के रास्ते ढूंढने होते हैं। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जाने का रास्ता ढूंढूं तो वो क्या हो जाएगा, ए जी कैप प्लस बी जी कैप। एक रास्ता तो ये हो गया ए जी कैप प्लस बी जी कैप, ठीक है, ए जी कैप प्लस बी जी कैप। और अगर यहाँ से यहाँ आने का रास्ता ढूंढा जाए तो यहाँ से यहाँ आने का रास्ता सी जी कैप तो नहीं है, तो क्या है, माइनस सी जी कैप। अगर मैं इसको पलट कर लिख दूँ, अगर मैं इसको माइनस सी जी कैप लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ आने का एक रास्ता ये। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के जो रास्ते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना चाहता हूँ, तो ए जी कैप प्लस बी जी कैप हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आने का दूसरा रास्ता क्या ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, बस इसको सी जी कैप को आप पलट दीजिए, तो आपने माइनस सी जी कैप कर दिया, इसको इधर ले आओ, तो ए जी कैप प्लस बी जी कैप प्लस सी जी कैप इज इक्वल टू 0। तो तीन वेक्टर्स जब भी आपके पास ऐसा आ जाए, ये तीनों वेक्टर्स में हर एक पेयर के बीच में 120 120 120 का एंगल बन जाए, तो आप उसको साइक्लिक वेक्टर बोलते हो, उनका सम 0 होता है, ठीक है, ठीक, अच्छा। और ये समझ जाइएगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। जैसे हमें ये मालूम है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 90 और ये पूरा का पूरा एंगल कितना 60 डिग्री। तो ये 1 2 3 4 वर्टिसेस बन गए। तो ये चारों के चारों जो वर्टिसेस हैं ये किसके वर्टिसेस हो गए, क्वाड्रिलेटरल के। क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 90 प्लस 90 90, ये हो गया 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 कितना हो गया 240, फिर 240 में 120 ऐड करोगे तभी 360 बनेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये पूरा का पूरा 120 डिग्री होगा। फिर आप दूसरा क्वाड्रिलेटरल ले लो, ये वाला 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बेटा ये 120 डिग्री ही होगा। तो जब भी कभी एंगल्स 120 डिग्री बनते हैं वेक्टर्स के बीच में, तो हम ये कहेंगे कि वो साइक्लिक वेक्टर्स होते हैं और उनका सम 0 होता है, ठीक है। तो ये पूरी लंबी कहानी आपको वहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। आप ये कहेंगे कि सिंस ई जी कैप बी जी कैप and CG cap are cyclic, therefore AG cap plus BG cap plus CG cap is equal to 0. Therefore net force on G is equal to 1/4 pi epsilon naught QQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू 0, मतलब 0। ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये वाला डिस्टेंस मैंने आर लिया है, यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस आर लिया है, ये भी आर लिया है और ये भी आर लिया है, ये सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे, क्योंकि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उनके मीडियंस की लेंथ सेम होगी। जब मीडियंस की लेंथ सेम होगी तो ये 2:1, मतलब मान लो मीडियन की लेंथ 3x है तो ये भी 2x होगा, ये भी 2 रेशो वाला पोर्शन है तो ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा। तो ये आर 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 हमने इस तरीके से ले लिया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद क्लियर है, अगला चलो अगला देखें, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर इसे रिजॉल्व करके कर सकते? हाँ, रिजॉल्व करके भी कर सकते हो। हाँ, रिजॉल्व करके कैसे करोगे, ये वाला जो पॉइंट है आप इस वेक्टर को यहाँ ले जाओगे, आप इस वेक्टर को ऐसे ले जाओगे, मुश्किल नहीं पड़ जाएगा सर, आसान तो है सर। बीच में से x एक्सिस y एक्सिस काट ली और 60 डिग्री, हाँ नहीं, तो cos 30 डिग्री बनेगा और sin के साथ 60 डिग्री बनेगा। ऐसे करने के लिए कह रहे हो? हाँ, तो ये 60 नहीं हो गया? हाँ नहीं, उसके साथ तो 60 बनेगा, cos के साथ 30। अच्छा, ये कह रहे हो हाँ, ऐसे? cos के साथ 30 बन जाएगा, 60 बन गया, cos के साथ 30 बन जाएगा। रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलो आगे।
अगला देखता हूँ। अगर डाउट आए ना कहीं पर वेक्टर में भी कोई चीज़ ऐसी लगे कि नहीं मैं मतलब नहीं आ रही है समझ में, मुझे बता देना प्लीज़, मैं बता दूँगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखता हूँ जरा मैं, इधर कर दूँ ये बता दूँ। इसकी वो पुरानी वीडियो देख ली थी विदिशा सारी? ठीक है, कोई डाउट हो ना तो मेरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इसमें क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू ईच आर कैप्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। तो बिल्कुल सेम वैसी ही चीज़ है। तो यहाँ पर A है प्लस क्यू, B प्लस क्यू, C प्लस क्यू। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड की लेंथ L दे रखी है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट इट्स सेंट्रॉइड सो दैट द चार्जेस एट द वर्टिसेस रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब क्या है कि चार्जेस जो हैं एट द वर्टिसेस वो इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए। एक मीडियन यहाँ से, एक मीडियन यहाँ से, और एक मीडियन यहाँ से ऐसे हमने ड्रॉप कर दिया। इसको बोल दिया डी, इसको ई, इसको एफ, डी ई एफ। ये हो गया। अब ये देखिएगा कि ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा L/2 और ये भी L/2। ये जो है पूरा लेंथ ये क्या हो गया L। सिमिलरली ये भी L, ये हो गया। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं कि चार्जेस जो है ना, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है इस जगह सेंट्रॉइड पर, वो चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। अब वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए इस कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड बताना है, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है, और दूसरा इसका साइन भी बताना है, ताकि ये जो तीनों चार्जेस हैं, ये तीनों चार्जेस जो हैं ये इक्विलिब्रियम में रहें। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहें। तो हम ये कहेंगे फॉर ऑल द चार्जेस at A, B and C to be in equilibrium, that is at rest, let us calculate the force on any one of them, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सेंट्रॉइड पर निकालना था कि सेंट्रॉइड पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है। यहाँ पर ये कहना है, यहाँ पर क्वेश्चन में अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि ये वाला चार्ज भी रेस्ट में है, ये वाला चार्ज भी रेस्ट में है, ये वाला चार्ज भी रेस्ट में है। ठीक है, तो वैसे तो तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन ये वाला चार्ज जो है समझ में आ रहा है मेरे को कि ये नेगेटिव चार्ज ही होगा, ये नेगेटिव चार्ज ही होगा। कभी तो इसने इन तीनों पॉजिटिव चार्जेस को रोक रखा है, नहीं तो ये तीनों पॉजिटिव चार्ज तो सबको रिपेल करके ट्राइंगल से बाहर निकल जाते। तो एक चीज़ समझ में आ गई, लेकिन उस चीज़ को भी अभी प्रूव करके दिखा देंगे। तो हम ये कहेंगे कि मैं पहले ए चार्ज पर फोर्स निकाल लेता हूँ। तो हमने ये कहा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ए पर लगने वाली फोर्स बी की वजह से क्या कहलाएगी, एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन एल स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस।
क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए आर ए बी कैप, आर ए बी कैप, वो ए बी कैप डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया डायरेक्शन ऐसे। भाई बी जो है वो ए को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स उधर लग जाएगी, ठीक है। ये ऐसे हो गया, मैंने ऐसे लिख दिया इसको एफ ए बी वेक्टर, ये हो गया। ये बीच में हटा रहा हूँ, ये जो ए और प्लस क्यू लिखा हुआ है इसको इस तरह लिख रहा हूँ, ए और प्लस का क्यू, ऐसे लिखो। तो ये एफ ए बी वेक्टर ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं कहूँगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी तो इसको बोलेंगे, ये बीच वाला मिटा दो, एफ ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0। अब सी की वजह से प्लस है, सी की वजह से ये पर अगेन रिपल्सिव फोर्स, तो क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और सी से ए की तरफ, ठीक है। अच्छा मेरे को बी ए कैप लिखना चाहिए, सॉरी इसको लिखो आर बी ए कैप, ऐसे सी से ए की तरफ तो आर सी ए कैप, ठीक है। अब इसको भी यहाँ पर इसी तरीके से दिखा दीजिए, ये फोर्स क्या होगा, ए पर सी की वजह से, तो एफ ए सी कैप, ए पर सी की वजह से, तो एफ ए सी फैक्टर, ये हो गया, ठीक है। नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स, जो चार्ज है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये जो दोनों फोर्सेज हैं, ये दोनों फोर्सेज इस जो चार्ज को दूर की तरफ ले जा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा निकलेगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री है पूरा का पूरा, तो ये भी तो 60 डिग्री होगा, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा बीच की तरफ, वो ऐसे, इससे इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन और इससे इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, ठीक है। इसको आप चाहे तो F1 वेक्टर बोल सकते हो, मर्जी है नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो नेट फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी, F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ ए सी वेक्टर, ठीक है। और ये किस तरीके से निकाला जाता है, अगर दो हमारे पास वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो उसको कैसे निकालते हैं, आप ये देखिएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जा सकता है, इस टर्म को, इसको अगर मैं एफ बोल दूँ, एफ आर बी ए कैप, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एफ आर सी ए कैप, दोनों सेम ही है ना, तो हमने क्या कहा, एफ स्क्वायर, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को मैंने एफ बोल दिया, बाद में रख दूंगा इसकी वैल्यू, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो जब दो वेक्टर होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू एफ और एंगल कितना है 60 डिग्री, जब ये 60 तो वर्टिकली अपोजिट ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री, और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो भाई एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू बोलो 1/2, तो 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 3f स्क्वायर का अंडर रूट, इसका मतलब √3f, इसका मतलब √3f का मतलब क्या हो गया √3, और अब f की वैल्यू डाल दीजिए 1/4πε0 और क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है।
ठीक, और इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, अलोंग GA, अलोंग GA। बताइए जी, क्लियर है, समझ गए यहाँ तक? तो ये मैंने इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इस पर फोर्स लगी है वो मैंने निकाल दी। अब ये कहेंगे कि भाई ये जो दोनों चार्जेस जो ऑलरेडी रखे हुए थे यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये तो उसको दूर की तरफ ले जा रहे हैं, हमें उसे इक्विलिब्रियम में रखना है, यानी कि रेस्ट में रखना है। तो जो G पर जो हम चार्ज रख रहे हैं ना Q, ये जो है ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे सिंस F1 vector is a repulsive force, so charge on capital G must be negative, so that charge on A must remain at rest. Charge on A remain at rest, so that charge on A remain at rest, ठीक है। तो अब वो नेगेटिव होना चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा कि वो इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए। तो force on A due to G, force on A due to G is equal to F फोर्स ऑन A ड्यू टू G। तो वो फोर्स कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो A से G की तरफ जाती हुई, तो फोर्स ऑन G ड्यू टू फोर्स ऑन A ड्यू टू G, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नीचे की तरफ आ रही है फोर्स FAG, फोर्स ऑन A ड्यू टू G की वजह से जो फोर्स लग रही है A पर, तो वही इसको क्या बोलेंगे 1/4πε0 इनटू Q, कैपिटल Q, और ये डिस्टेंस निकालना है मेरे को AG। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बता देंगे किस तरह से। AG अगर मेरे को निकालना है तो मैं ये कह दूँगा इन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ AG का स्क्वायर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ADB, मुझे मालूम नहीं है इस AD की वैल्यू, उसको देखते हैं अभी। पाइथागोरस से निकालें या एक काम करो, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मुझे निकालनी है AD की वैल्यू। तो मैं कहूँगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ले लेते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन BD। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन BD। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, AD की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ, AD की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो AD अपॉन BD कितना है L/2, इसको इधर ले आएंगे, तो AD इज इक्वल टू √3L अपॉन 2। ये AD की वैल्यू हो गई √3L अपॉन 2, ठीक है। सिंस G डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, therefore आप AG को मान सकते हैं 2x, एंड ये जो AG है AG को मान सकते हैं 2x, और GD को क्या मान सकते हैं 1x। 2:1 का मतलब ये है, एंड GD is equal to 1x। It implies that AG plus GD is equal to AD, वो तो है ही। AG की वैल्यू 2x और GD की वैल्यू 1x is equal to AD की वैल्यू √3L/2, ये बता रहा हूँ। तो 2x plus 1x कितना हो गया 3x is equal to √3
L/2, ठीक है। अब ये 3 इधर चला गया, x इज इक्वल टू √3 L/2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब इससे ये कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, √3 बचा, तो x इज इक्वल टू L/√3। लेकिन मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं AG में इंटरेस्टेड हूँ। सो AG इज इक्वल टू, AG कितना है 2x, तो AG इज इक्वल टू 2x मतलब 2 इंटू L/2 √3, 2 से 2 कट गया, तो AG की वैल्यू कितनी आ गई, L/√3, ठीक है। AG की वैल्यू L/√3 आ गई। अब यही निकालना था, देयरफॉर FAG वेक्टर, ये बता दूं, बता दूं मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इतना छोड़ बस। Therefore, FAG vector is equal to 1/4 pi epsilon naught Q कैपिटल Q अपॉन AG की जगह क्या आ जाएगा, L/√3 का स्क्वायर, L/√3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर A वाले चार्ज को रेस्ट में रहना है तो ये जो फोर्स लग रही है F1 और ये जो फोर्स लग रही है इधर अट्रैक्टिव, ये फोर्स जो है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर चार्ज एट A to remain in equilibrium, F1 is equal to equal and opposite, तो F1 is equal to minus FAG, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिया, ये वो इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा और मैं वेक्टर हटाना चाह रहा हूँ, उसमें से वेक्टर हटाना चाह रहा हूँ तो इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव लगाकर करा जा सकता है। F1 कितना होगा, F1 हमने निकाला था ये √3 1/4 pi epsilon naught, √3 1/4 pi epsilon naught Q square upon L square is equal to माइनस FAG कितना है 1/4 pi epsilon naught Q कैपिटल Q अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर, हो गया। 1/4 pi epsilon naught से 1/4 pi epsilon naught कट गया, एक Q से एक Q कट गया, यहाँ क्या बचा √3 Q अपॉन L स्क्वायर, और इधर क्या बचा माइनस कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर अपॉन 3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा √3Q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर, और ये ऊपर आ गया, ये 3 हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, एक √3 से एक ये कट गया, यहाँ पर √3 आ गया। तो कैपिटल Q की वैल्यू पूछी जा रही थी माइनस Q अपॉन √3, ठीक है। सर आंसर में तो 3 दे रखा है। माइनस Q अपॉन 3 कैसे है, माइनस Q अपॉन √3 तो है, गलत तो नहीं लिखा है आंसर में। अभी देख कर बता रहा हूँ, माइनस Q अपॉन √3 है जहाँ तक है, 99% मैं श्योर हूँ, SL का क्वेश्चन है, 2017 में आया था जहाँ तक है, मैं अभी देख कर बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हुआ इसमें, समझ में तो आ गया ना सबको, एक बार देख लीजिए। माइनस Q अपॉन √3 है, वो उसमें गलत लिखा होगा, ठीक है।
तो -q/√3 ये पूरी तरीके से सही है इसका आंसर। ठीक है, नेगेटिव से ये समझ में आ गया, वो तो हमें मालूम ही था कि नेगेटिव होना है इसको, वो नेगेटिव जो है वो तो इसको अट्रैक्ट करेगा और वैल्यू जो है q/√3 हो जाएगी। सर अगर हम इसे पॉजिटिव लेते जब पॉजिटिव हम इसको ले नहीं सकते थे क्योंकि ये और ये तीनों प्लस क्यू दे रखे हैं, ये तीनों पॉजिटिव हमको दे रखे हैं, तो वैसा हम ले ही नहीं सकते थे। इसीलिए पहले मैंने क्या करा कि इसकी वैल्यू निकालने से पहले हमने देखा कि इन दोनों की वजह से उस पर फोर्स कितना लग रहा है, वो इधर लग गया। ठीक है, दूसरा इक्वल एंड अपोजिट ही होगा, जब इक्वल एंड अपोजिट होगा तो फिर इसको इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस फोर्स उसके बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो -q/√3 ये है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं ही कराऊंगा क्योंकि अगेन थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये नया होगा तो इस वजह से दिक्कत आएगी, तो मैं करवाऊंगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर अगली क्लास जो है अगली क्लास में वो वाला जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से स्टार्ट